नमस्कार साथियों, अगस्त्या नीट क्लासेस की तरफ से सभी का स्वागत। आज हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल। इंपॉर्टेंट ये भी है ट्रांसजेनिक। अगर हम शुरू करें तो ट्रांसजेनिक एनिमल क्या है, पहले इसको हम लोग समझ लें कि ट्रांसजेनिक एनिमल क्या है। These are the animals whose genome has been altered by introduction of the foreign gene by manipulation. Foreign gene, यदि किसी एनिमल में फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस कर दिया जाए और फॉरेन जीन के साथ वो जिंदा रहे, उसको क्या कहेंगे? ट्रांसजेनिक एनिमल। और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? ट्रांसजेनेसिस। फॉरेन डीएनए यदि किसी एनिमल में इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो एक तो उसका अपना डीएनए है, साथ में ही एक फॉरेन डीएनए भी है। दोनों के साथ अगर वो रहे उसको कहेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल, और इस प्रोसेस को ट्रांसजेनेसिस। एग्जाम्पल्स क्या है? जैसे ट्रांसजेनिक रैट, रैबिट, पिग्स, शीप, काऊ एंड फिश। देखिए 95% ऑफ द ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर माइस। सबसे ज्यादा रिसर्च माइस पे ही किए जाते हैं। सबसे ज्यादा 95% आपको माइस मिलेगी, माउस, चूहा। डीएनए हम लोग पढ़ चुके हैं कि डीएनए ऐसा मॉलिक्यूल है एनिमल सेल के अंदर जिसमें उस शरीर की, उस बॉडी की सारी सूचनाएं कोडेड होती हैं। आप समझिए कि वो टेलीफोन का, मोबाइल का वो सिम है। सारी सूचनाएं उसमें होती हैं, बॉडी का पूरा कोड के रूप में सारी सूचनाएं होती हैं। उसी का एक्सप्रेशन होता है शरीर। जब बॉडी बनती है, जब गैमेटोजेनेसिस होती है, जायगोट बनेगा, मेल और फीमेल दोनों से ही डीएनए मिलकर के एक होंगे। वो जब ग्रोथ करके पूरी बॉडी बनाएंगे तो वही सब डीएनए हर सेल में रहेगा। और डीएनए में जीन्स के रूप में बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। हम लोगों ने मानो या ह्यूमन जीनोम में पढ़ा था। और एक डीएनए एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। स्पेशली वो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता है। प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन के माध्यम से अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है। अब यदि किसी एनिमल में फॉरेन डीएनए हमने डाल दिया, एक तो उसका अपना डीएनए है, साथ ही साथ एक फॉरेन डीएनए। अब दो डीएनए के साथ मिल गया, मतलब एक क्वालिटी उसको नई मिल गई, एक नई क्वालिटी के साथ जी रहा है। और वो जब क्वालिटी नई आ गई तो उसका एक्सप्रेशन शरीर में होगा, कुछ नए ढंग से जिएगा, कुछ नए कैरेक्टर्स उसकी बॉडी में डेवलप होंगे। ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ये जो बायोटेक्नोलॉजी करंट की है, ये किया क्यों जाता है और कैसे किया जाता है? ये दो प्रश्न है। कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है? कैसे का तो उत्तर हम लोग दे चुके, कैसे हम लोग पढ़ चुके। डीएनए यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम लोग इसको देख चुके कि प्रोसेस क्या है, उसके टूल्स क्या है, कैसे किया जाता है। इसको हम लोगों ने बैक्टीरिया में पढ़ा। लेकिन एनिमल के केस में अगर वो ट्रांसजेंट फॉरेन डीएनए डाल दिया जाए, इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, उसके साथ कोई एनिमल रहे तो उसको ट्रांसजेनिक एनिमल कहेंगे। बहुत सारे एनिमल हमने एग्जाम्पल बताया रहा है, टैपिग है। इधर देखेंगे एक एग्जाम्पल है तो स्टोरी ऑफ डॉली शीप, पहला यही एनिमल था जिसको ट्रांसजेनिक बनाया गया। इसकी स्टोरी आपके बुक्स में है। सबसे पहला एनिमल यही था, जिसमें देखेंगे आप ये न्यूक्लियर डोनर, एग डोनर दो थे। तो स्कॉटिश ब्लैक फेस और फाइन बैक डोरेस्ट, यहां से एक सेल आई, वहां से मेमोरी सेल आई, रिमूव किया गया
अब इनाकुलेशन जब हुआ तो देखिए आप कॉम्बिन सेल हो गई यहाँ, और ये जो है ब्लास्टोसील हुआ डेवलप करके, ब्लास्टोसील से न्यू सराउंडिंग इप्सी और न्यू डॉली बनी है। बहुत ज्यादा दिन तक नहीं जिंदा रही है, लेकिन एक एग्जाम्पल सफल हुआ, पहला एग्जाम्पल कि ट्रांसजेनिक एनिमल को ट्रांजिट करके फॉरेन डीएनए के साथ एक एनिमल को कुछ दिन तक जिंदा किया गया रहा है। यहीं से शुरुआत हुई। बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें। अब इसका होता है, इसका यूज क्या है, क्यों किया जाता है? टू अंडरस्टैंड ह्यूमन डिजीज, पहले टू अंडरस्टैंड ह्यूमन डिजीज, बेनिफिट्स ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स। जो मेन चीज है हम लोगों को जो देखना है, वही ट्रांसजेनिक एनिमल ठीक है हमने कर दिया, उसका बेनिफिट क्या है, इसका यूज क्या है? उसका यूज है, पहला यूज है अंडरस्टैंड स्टडी ह्यूमन डिजीज। ह्यूमन डिजीज, बहुत सारे ह्यूमन डिजीज हैं जिसकी स्टडी की जरूरत होती है, अध्ययन की जरूरत होती है। वो बीमारियां असाध्य है, ठीक नहीं होती है, विशेष करके जेनेटिक डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर से जो डिजीज होती है, जो हेरिडिटी डिजीज होती है, इसकी स्टडी की जरूरत पड़ती है। किस क्रोमोसोम्स में, किस क्रोमोसोम से किस जीन्स में किस तरह से ये हेरिट हो रही है, क्या इसका एक्सप्रेशन हो रहा है, इसको जब 2-3 बार एनिमल्स में इंट्रोड्यूस करके स्टडी करेंगे तो पूरी हिस्ट्री इसकी समझ में आती है। जब हिस्ट्री समझ में आ जाएगी इसकी, जब इसका प्रोसेस समझ में आ जाएगा, तभी जाकर के हम इसका क्योर कर सकते हैं। कि जो सीवियर डिजीज है ह्यूमन में, डायबिटिक्स है, हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, इस तरह से जो बीमारियां हैं, इस बीमारियों की स्टडी के लिए हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल का इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस किया जाएगा और इस बीमारी की स्टडी की जाएगी कि ये क्या प्रोसेस है, कैसे चलता है, किस लेवल पे चेंज हो रहा है और किस तरीके से हम इसको ठीक कर सकते हैं। फिर वहीं से जीन थेरेपी निकल के आती है, कैसे जीन थेरेपी का प्रोसेस कैसे किया जाए। तो पहला इसका ट्रांसजेनिक एनिमल का है कि ह्यूमन में जो सीरियस डिजीज है उसको कैसे स्टडी की जाए। दूसरा है, पहला हो गया स्टडी रेगुलेशन ऑफ जीन्स एंड देयर एक्शन, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंट। दूसरा है स्टडी ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ जीन्स इन द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज एंड थेरेपी, न्यू ट्रीटमेंट्स। डिजीज की स्टडी करने के बाद एक रास्ता निकाला जाएगा, एक उसमें से खोजा जाएगा कि कौन सी ऐसी वे है, कौन सा ऐसा रास्ता है जिससे हम इसकी न्यू थेरेपी देख सके, नया इलाज कर सके ह्यूमन सोसाइटी में। एक तो इसका यह है ह्यूमन डिजीज में। दूसरा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, फार्माक्यूटिल, प्रोटीन एंड ड्रग्स। बहुत सारे प्रोटीन एंड ड्रग्स हैं जो ट्रांसजेनिक एनिमल के माध्यम से बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल इंसुलिन है। इंसुलिन कैसे बनेगा? जब इंसुलिन जीन्स को निकाल करके बैक्टीरिया में हम इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर वहां से बायो रिएक्टर्स डाउन स्ट्रीम में इसको बनाएंगे, तो ये इंसुलिन हो गया। इसी तरह से कुछ एंटीबॉडीज हैं, कुछ एंजाइम्स हैं, ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स है जिसको हम ट्रांसजेनिक एनिमल के माध्यम से बनाएंगे, फिर उसको निकाल करके हम अपना यूज किया जाता है। इंसुलिन जब तक नहीं बना था तब तक बड़ी प्रॉब्लम थी डायबिटीज के इलाज में, लेकिन जब से बायोटेक्नोलॉजी से ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया से, इसको ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया कहेंगे, ये फॉरेन डीएनए के साथ जब बैक्टीरिया इकोलाई रहता है तो उसको ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया बोलेंगे। उसी तरह से ट्रांसजेनिक एनिमल है, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया है, ट्रांसजेनिक वायरस है, वायरस को भी हम वेक्टर के रूप में यूज करते हैं। उसी तरह से ट्रांसजेनिक एनिमल है,
माउस है, शीप है, रैबिट है, काऊ है। काऊ को भी इंट्रोड्यूस किया जाता है एनिमल के रूप में। जैसे काऊ में जब डाला जाएगा, इंट्रोड्यूस किया जाएगा, तो उसमें से लैक्टोफेरिन और इंटरफेरॉन, दो चीजें हैं जो काऊ से मिलती हैं, गाय से। जब ट्रांसजेनिक गाय बनाई जाएगी, उसमें से दो चीजें बनेगी, इंटरफेरॉन और लैक्टोफेरिन। दो केमिकल्स वहीं से बनाए जाते हैं, कंपाउंड्स हैं, उसका यूज होता है बाद में। उसी तरह से पिग से, ट्रांसजेनिक पिग से इम्यूनोग्लोबिन जी, इम्यूनोग्लोबिन ए, इम्यूनोग्लोबिन एम, ई, डी, ये जितने हमारे इम्यूनोग्लोबिन होते हैं, एंटीबॉडी, पिग से। और साथ ही साथ माउस से, मूस, चूहे से इम्यूनोग्लोबिन तैयार किए जाते हैं, फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस करके बनाया जाता है। उसी तरह से हम देखेंगे प्लांट्स के केस में, इसमें एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बहुत इसका ट्रांसजेनिक, प्लांट्स के क्षेत्र कुछ ऐसा प्लांट्स है जो बारिश में नहीं जी सकता है, बरसात। अब हम ऐसे प्लांट को खोजेंगे जो बारिश में, जो गर्मी में जी सकता है। अब उसके जीन्स को सर्च किया जाएगा, रिकॉग्नाइज किया जाएगा, कौन सा ऐसा जीन है जिसकी खासियत कड़ी से कड़ी गर्मी में सरवाइव कर जाता है। उस जीन को यहां पे इंट्रोड्यूस कर देंगे, वहां से डीएनए को निकालेंगे, एक ऐसा प्लांट हमारा तैयार हो गया जो हमारे गर्मी में भी, गर्मी पड़ रही है उसमें भी सरवाइव कर जाएगा, कम बारिश में, सूखे में भी। बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड के बिना भी सरवाइव करते हैं। उनको इंसेक्ट और पेस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनके अंदर रेजिस्टेंट पावर है। लेकिन बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जो पेस्ट से, इंसेक्ट्स प्रभावित हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, नुकसान होता है। तो ऐसे प्लांट्स जो सरवाइव कर रहे हैं, जिसके अंदर रेजिस्टेंट पावर है पेस्ट और इंसेक्ट के अगेंस्ट, तो उस जीन को सर्च करेंगे, कौन सा जीन है जो ये पावर देता है, ये रेजिस्टेंट, कौन सी ऐसी जीन है जो इसके अंदर, कौन सी ऐसी प्रोटीन्स बन रही है जो पेस्ट और इंसेक्ट इनको इफेक्ट नहीं डालते हैं। उस जीन्स को हम सर्च करके वहां से उस डीएनए को निकाल करके दूसरे एनिमल में डाल देंगे, तो वो भी सरवाइव करेगा, उसमें भी नहीं फर्क पड़ेगा। इस प्रकार से ट्रांसजेनिक एनिमल्स और ट्रांसजेनिक प्लांट्स में जो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है फॉरेन डीएनए, एक समझिए कि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में एक क्रांति है। पूरी की पूरी दुनिया इसमें आ रही है। और आप समझिए इंडस्ट्रियल के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे इन्वायरमेंट पोल्यूशन है, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया वायरस हैं, कुछ ऐसे वायरस हैं जो हार्मफुल बैक्टीरिया को खाते हैं, निकल जाते हैं। अब वहां के उस जीन को हम लेंगे या उस बैक्टीरिया को ला करके यहां हम सर्वाइव करके इंट्रोड्यूस करके फैलाएंगे, वो बैक्टीरिया अपने आप चले जाएंगे, बहुत अच्छी सेफ्टी हो जाएगी सोसाइटी में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो बेनिफिट्स हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स के, वो एक नहीं है, कई हैं। कई तरह से इसमें रिसर्च हो रही है और कई तरह से इसमें जो है वो सोसाइटी को फायदा हो रहा है। तो ये हो गया बायोलॉजिकल प्लांट्स। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में देखिए, ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बाय इंट्रोड्यूसिंग जीन्स व्हिच कोड्स फॉर ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल इंसुलिन, एंटीबॉडी बन रही है। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स इससे ट्रांसजेनिक एनिमल से ही बनाए जा रहे हैं। न तो ये डायबिटीज की बीमारी बहुत सीरियस बीमारी थी, लेकिन आज इंसुलिन आ जाने से वो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स ही है, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया से ही बन रहा है। तो सोसाइटी को कितनी बड़ी बीमारी से निजात मिली। उसके बाद दे आर यूज ट्रीट डिजीज सच एज इम्फेसिमा, फिनाइल क्यूटेन्यूरिया, बहुत भीषण बीमारी है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये मैंने बता दिया,
ह्यूमन में इस तरह से इन बीमारियों के इलाज में कहां से हो रहा है? बायोलॉजिकल प्रोडक्ट से, ट्रांसजेनिक एनिमल से ही हो रहा है। फिनाइल कीटोन्यूरिया है, आपको समझिए सिस्टिक फाइब्रोसिस है, एम्फिसिमा है, इंसुलिन है, डायबिटिक्स है, ये सबसे ट्रांसजेनिक एनिमल से बन रहे हैं। वो चाहे ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया हो या ट्रांसजेनिक वायरस हो, ट्रांसजेनिक एनिमल हो या ट्रांसजेनिक प्लांट हो। प्लांट में भी देखेंगे शिप है, काऊ है, गोट है, पिग है, माउस सबसे ज्यादा, माउस को ही यूज किया जाता है। जितने हमारे वैक्सीन बनती हैं सब सबसे पहले माउस में ही टेस्टिंग के लिए भी और इसके बायो प्रोडक्ट के लिए यूज किया जाता है। तो ये जितने भी ट्रांसजेनेसिस है, ट्रांसजेनिक एनिमल है, सब पूरी की पूरी इसका इस तरह से यूज हो रहा है। अब देखिए आप, इन 1997 रोज फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ, पहला ट्रांसजेनिक काऊ था, प्रोड्यूस ह्यूमन प्रोटीन रिच मिल्क। इट कंटेन्स ह्यूमन electrobium. It is nutritionally more balanced product human baby than natural cow milk. अब बताइए, ट्रांसजेनिक काऊ से ही एक ऐसा दूध बन गया जिसमें क्या होता है? इलेक्ट्रोबियम, ये बेबी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत मिल्की हो गया। ट्रांसजेनिक काऊ से ये मिल रहा है। वैक्सीन, वेरी इंपॉर्टेंट, वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग भी इन्हीं ट्रांसजेनिक एनिमल पे ही होती है। ट्रांसजेनिक माइस आर यूज टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ द पोलियो वैक्सीन। इट इज रिलायबल, दे कैन रिप्लेस द यूज ऑफ मंकी टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन। जो भी वैक्सीन बनती है पहले इन्हीं पे यूज किया जाता है, ट्रांसजेनिक एनिमल से बना के। टेस्ट के लिए भी इन्हीं को यूज किया जाएगा। मंकी में पहले माउस में होगा, फिर उसके बाद मंकी में, फिर धीरे धीरे एक दो एनिमल्स, फिर ह्यूमन में आता है वैक्सीन। वैक्सीन बनाने का लंबा प्रोसेस टेस्टिंग का है, लेकिन स्टार्टिंग माउस से ही, पहले चूहे से होता है। तो वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग सीधे ह्यूमन में आने से पहले ये सब टेस्टिंग के लिए किया जाता है। ट्रांसजेनिक माइस, इस ट्रांसजेनिक एनिमल पे ही ऐसा किया जाता है। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, जैसे कोई प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट बना, वो जो है टेस्टिंग है, टॉक्सिसिटी टेस्टिंग है। किसी विषैले चीज के अगेंस्ट कोई केमिकल्स बना, उसका भी तो टेस्ट हम करेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल पे। ये टेस्टिंग के रूप में किए जा रहे हैं, चाहे वैक्सीन हो, चाहे वो सेफ्टी टेस्टिंग, टॉक्सिसिटी टेस्टिंग हो। ये सारी सब ट्रांजिशनल एनिमल्स कैरी जीन्स व्हिच मेक देम मोर सेंसिटिव टू टॉक्सिक सब्सटेंस देन नॉन ट्रांजिशनल एनिमल्स। They are exposed to the toxic substance and the effects studied to give immediate results. ये हो गए हमारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं। तो अब आप ये समझिए कि ट्रांसजेनिक एनिमल क्या है, ट्रांसजेनिक एनिमल कैसे बनाए जाते हैं, कैसे ये होते हैं, कैसे इनका फॉर्मेशन होता है ट्रांसजेनिक एनिमल का। ट्रांसजेनिक एनिमल का फॉर्मेशन तो हम लोग बायोटेक्नोलॉजी पूरा पढ़ ही चुके हैं। अब वो ट्रांसजेनिक एनिमल हो, वो प्लांट भी हो सकता है ट्रांसजेनिक, जो फॉरेन जीन के साथ जिए, सरवाइव करे, जिसके अंदर अपने डीएनए के साथ साथ फॉरेन डीएनए भी हो और वो सरवाइव करे, रहे उस नए गुण के साथ। उसके अंदर कोई गुण नहीं था। फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस में देखिए, हमने जीन्स डाल दिया, डीएनए, फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस किया, वो जो है एक्स बेबी हो चाहे इन बेबी के माध्यम से हमने डाल दिया, अब वो बच गया, उस बीमारी से निजात मिल गई। लेकिन इस बीमारी की निजात एंटीबायोटिक्स और मेडिकल की दवा से नहीं हो सकती, क्योंकि ये जेनेटिक डिजीज है। इस बीमारी का जो कारण है वो जीन्स है। एंटीबायोटिक्स और ये सामान्य दवाइयां उससे फर्क नहीं डालेंगे। तो ये जीन्स थेरेपी के माध्यम से ही वो ट्रांसजेनिक ही है,
ट्रांसजेनिक एनिमल्स हमने लिया, ट्रांसजेनिक एनिमल बनाया, ट्रांसजेनिक। तो इस तरह से ट्रांसजेनिक एनिमल क्या है, उसके कैसे किया जाता है, इसके क्या उपयोग हैं। इसमें अत्यधिक सबसे ज्यादा उपयोग इसमें मेडिकल के क्षेत्र में, मेडिसिन के, फार्मासिस्ट के, फार्माक्यूटिकल्स के क्षेत्र में, वैक्सीन के लिए, एंटीबायोटिक के लिए, बैक्टीरिया और वायरस इस पर ज्यादा यूज किया जाता है। टेस्टिंग के लिए हायर एनिमल्स का, माउस का, मंकी का, काऊ का टेस्ट के लिए इसमें यहां से शुरू होते हैं। वो क्या, जो अप स्ट्रीम वर्क है वो ज्यादातर ई कोलाई बैक्टीरिया पे आजकल किया जा रहा है। ये हो गए ट्रांसजेनिक एनिमल। और ये हर क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, विभिन्न टाइप्स के प्लांट्स इससे यूज हो रहे हैं। वो प्लांट्स राइस के लिए, फीड के लिए कम पैदावार थे, लेकिन ऐसा प्लांट जो ज्यादा पैदावार करते थे, हीट में भी सर्वाइव कर सकते थे, गर्मियों में भी, पेस्ट से भी बच सकते थे, ऐसे जीन्स, कोई ऐसा जीन रहा होगा उसके अंदर, उसको हम लोगों ने, वैज्ञानिकों ने उसको सर्च करके निकाल करके अन्य प्लांट्स में डाल दिया, वो गुण उनके अंदर आ गया। मतलब जो डीएनए इंट्रोड्यूस, फॉरेन डीएनए आ गया, वो नया गुण है, नए गुण के साथ वो जी रहा है। दी जाती बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, वैक्सीन, टेस्ट, उसके बाद डिजीज, ये इतनी चीजें हैं जो ट्रांसजेनिक एनिमल से हम लोगों को उपयोग हो रहे हैं। तो कुछ एथिकल इशू हैं, कुछ एथिकल इशू हैं, जैसे प्रॉब्लम ऑफ अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स। आप फॉरेन डीएनए डाल दिए, पता नहीं क्या हो, इसमें खराब भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। इसीलिए कहा गया कि प्रॉब्लम ऑफ अनप्रेडिक्टेबल, कोई प्रेडिक्टेबल नहीं है, कभी कभी बुरे रिजल्ट भी आ जाते हैं इसके लिए। इसीलिए जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल एक कमेटी बनी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी एक बनी है। उस कमेटी से अप्रूवल होने के बाद ही ये काम होता है उसमें, जिससे एक रोक रहे, किस लिए, अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट के लिए, इसी से बचने के लिए, ट्रांसजेनिक एनिमल्स के लिए। उसके बाद देखिए बायोपिरेसी, एक ये भी इशू है। ये क्या है, कुछ कंट्री ऐसे हैं जो दूसरे कंट्री का, उनके बिना एथराइजेशन के, उनका बिना अनुमति के, वहां के रिसोर्स को यूज कर लेते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, बायोपिरेसी। ये भी एक, आप समझ लीजिए कि एक एथिकल इशू है। सोर्स हमारा है, फॉर एग्जाम्पल बासमती राइस। देखिए बासमती राइस ये कहां का है, इसमें 27 वैरायटी बासमती की है। 1997 में अमेरिका की कंपनी ने इसको पेटेंट करा लिया। लेकिन बासमती राइस है क्या एक्चुअल में, वो इंडिया की है, लेकिन अमेरिकन कंपनी ने पेटेंट करा लिया। बासमती राइस की 27 वैरायटियां हैं। इन 97 में अमेरिकन कंपनी पेटेंट्स करा लिया बासमती राइस थ्रू यूएस पेटेंट। आप इसमें जनरली देखिए, ये इसके एथिकल इशू है किसी कंट्री का, करा लिया कोई कंट्री। उसके बाद देखिए अगला है इंडस्ट्रियलाइज नेशंस आर पुअर। कुछ गरीब देश हैं, औद्योगिक रूप से पुअर हैं, वो यूज नहीं कर पाते हैं। जो स्ट्रांग है इकोनॉमिकली, वो इसका ज्यादा यूज कर लेते हैं। ये कुछ एथिकल इश्यूज हैं जिसको भी फेस करना पड़ता है। इसी के लिए ये कमेटी बनाई गई है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी है। तो इसके हर चीज के फायदे के साथ नुकसान भी है। उसी तरह से ट्रांसजेनिक एनिमल्स के साथ भी कुछ एथिकल इशू हैं, इसको भी एक चैलेंजिंग है ये चीज, जिसको फेस करना पड़ता है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या पढ़ा, ट्रांसजेनिक एनिमल क्या है, ट्रांसजेनेसिस प्रोसेस क्या है, कैसे होता है, ट्रांसजेनिक एनिमल के क्या यूज हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं,
और उसके बाद इसके क्या एथिकल इशू है, दोनों चीजें, एथिकल इशू भी देखना पड़ेगा हम लोगों को। एक चीज और आप समझिए कि ट्रांसजेनिक एनिमल कभी कभी बायो रिएक्टर्स का भी काम करते हैं, बायो रिएक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन के लिए वो प्रोडक्ट कर रहे हैं, इंसुलिन बना रहे हैं, प्रो इंसुलिन, फिर इंसुलिन केमिकल रूप से एक्सट्रैक्ट करने के बाद चेंज किया जाता है उसको। तो ये बायो रिएक्टर्स आप समझिए फार्म एनिमल, इसको बायो रिएक्टर्स के रूप में हम इसको यूज करते हैं। तो ये हो गए हमारे ट्रांसजेनिक एनिमल यूज। तो मेरा ये मानना है कि आप लोग इसको ठीक से समझ गए होंगे। अब ये जो हमारी बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा था वो बायोटेक्नोलॉजी के टूल्स और उसके प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट, और वेक्टर। ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आएंगे, टूल्स से या प्रोसेस से, या जो वेक्टर्स यूज किए जा रहे हैं जैसे प्लाज्मिड्स, इसके स्ट्रक्चर्स, PBr322 ज्यादा यूज होता है, इसके स्ट्रक्चर्स क्या हैं, इस विशेष करके जो सेलेक्टिव मार्कर हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। उसको रिस्ट्रिक्टिंग साइट्स कहाँ कहाँ से हैं, इंसर्शन एक्टिवेशन इनएक्टिवेशन कैसे हो रहा है, फिर कैसे सेलेक्टिव मार्कर्स, फिर उसको हम फाइनली उसको हम ये जान पा रहे हैं कि कौन सा ट्रांसफार्म और कौन सा नॉन ट्रांसफार्म हुआ। तो ये कुछ टेक्निकल इसमें चीजें हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो इस पोर्शन को मत ठीक से इसको आपको पढ़िएगा, वेक्टर्स, उसके स्ट्रक्चर्स, उसकी जितने साइट्स हैं, टूल्स, प्रोसेस, उसकी वजह से सब कॉमन चीजें हैं, सब बहुत ऐसी चीज नहीं है कि इसमें ट्रांसजेनिक क्या है, इसके यूज क्या है, बायोटेक्नोलॉजी क्या है, ये सब कॉमन चीजें हैं, सब देख ही लेंगे। लेकिन वो दो चीजें जिसमें टूल्स, कौन कौन से एंजाइम्स हैं, फॉरेन DNA एंजाइम्स, वेक्टर्स एंड होस्ट, देन उसका प्रोसेस किस किस स्टेप से हो रहा है, तो ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ इसमें से करीब 3 से 4 सवाल आते हैं, तो इसी में से ही आते ही है। आई होप कि आप इसको समझे होंगे और फिर से रिवाइज करेंगे तो ये सब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, किसी को 2 बार 3 बार वीडियो देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू।